सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। कैसी हो चंचल? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलकर मैं और भी अच्छी हो गई, बहुत खुश हो गई। बिल्कुल, वो तो मैं आपको देख ही रही थी। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होने वाला था, आपने अपने बाल थोड़ा संवारे, चेहरे को शीशे में देखा, कपड़े थोड़े ठीक किए और आप बैठ गई कार्यक्रम देने। बिल्कुल, कई बार ऐसा लगता है ना कि हम भले हमें सिर्फ सुनते हैं, श्रोता देख नहीं पाते, लेकिन एक छवि हर एक किसी के मन में होती है और हम खुद भी अपनी छवि को संवार कर, सुधार कर रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए, आज के कार्यक्रम कौन कौन से हैं इस पर तो हम बातचीत करेंगे। हाँ। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ सभी सखियों और सखाओं को। तो भाई अच्छी बात है तो मुझे भी बहुत उत्सुकता है। अच्छी अच्छी बातें सुनना सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो देखिए ना कि नेत्र बाधित महिला जो T20 की टीम थी ना, हाँ, उसने वर्ल्ड कप जीत लिया है। बहुत ही अच्छी बात है, जो भारत की महिला टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम सब महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और श्रीलंका में खेले गए उद्घाटन यानी नेत्र बाधित महिला T20 वर्ल्ड कप उन्होंने अपने नाम कर लिया है और नेपाल की टीम को मात दे दी है। तो इस मैच के दौरान खिलाड़ी जो है फूला सरेन ने सबसे अधिक जो है रन बनाए थे। तो आपने एक अच्छी बात बताई, एक और अच्छी बात मैं बता दूं आपको। बताइए। ये आपने जो नेत्र बाधित क्रिकेट टीम है उसकी बात की, महिलाओं की टीम की, तो महिलाओं की जो कबड्डी टीम है भाई उसने भी इतिहास रच दिया है। ढाका में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार जो महिला कबड्डी टीम है उसने विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और भारत ने ग्रुप चरण के सभी 4 मैचों में जीत हासिल की। क्या बात है, क्या बात है। तो आज तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत छक्के से हो गई है। हाँ, यानी सिक्सर मार दिया है हमारी महिलाओं ने। और इसके अलावा जो अन्य विषय हैं अब उस पर बात हो जाए। ये तो हुई वही महिलाओं ने जो उपलब्धियां हासिल की उनकी बात। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है, इसके बारे में बात होगी। बिल्कुल। और आप बताएंगी फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि उत्तराखंड में है। हाँ। उसके उधर लेके जाने वाली है हमको। और पता है, जब कुछ भी बहुत खास बात होती है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, देश या विदेश से जुड़ी हो, हम लोगों से जुड़ी हो, इस पर बहुत सारे संदेश एक साथ हमें दिखाई देने लगते हैं अलग अलग सोशल मीडिया की साइट्स पर। और कई बार कुछ खबरें सच्ची होती हैं, कुछ झूठी भी होती हैं, लेकिन कई बार हम बिना सोचे समझे इन संदेशों को फॉरवर्ड करने लगते हैं। हाँ। तो इसके क्या फायदे नुकसान हैं, या फॉरवर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लोग उस बाढ़ में हम भी बह जाते हैं। हाँ। है ना, सोचते भी नहीं कि ये खबर सही भी है या नहीं है, और इसके काफी बुरे परिणाम भी सामने आते हैं। तो बचना चाहिए। जब तक खबर की पुष्टि न हो जाए तब तक उस सूचना को, कोई भी हो सकती है वो, चाहे पारिवारिक सूचना हो चाहे सामाजिक सूचना हो, उसे कहीं भी इधर से उधर नहीं करना चाहिए। और हमारे जो सुनने वाले हैं उनके साथ भी कभी ना कभी कुछ ऐसे हुआ होगा कि उन्होंने कोई खबर सुनी, फॉरवर्ड भी कर दी, बाद में पता लगा कि ये तो सच खबर थी ही नहीं, और इसका उन्हें कहीं कोई खामियाजा उठाना पड़ा। उनके सामने किसी और का भी उदाहरण हो तो वो हमारे साथ जरूर साझा कर सकते हैं। हाँ। और मौसम ठंड का है, ठंड दिन पर दिन बढ़ रही है। ऐसे में नहाना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। जिन क्षेत्रों में बहुत तेज ठंड पड़ती है ना, वहां सुबह सुबह उठाया जाता है। जब किसी को पहली बात तो भाई रजाई से निकलना बहुत मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम है। उसके बाद आपको कह दीजिए कि भाई सुबह सुबह नहा लो, नहाकर तैयार हो जाओ। तो ना नहाने के लिए क्या क्या बहाने बनाए जाते हैं, बिल्कुल इस पर बात होगी। तो हमारे श्रोता बता सकते हैं, हमारी बहनें बता सकती हैं कि उनके बच्चे क्या बहाने बनाते हैं, या पतिदेव क्या बहाने बनाते हैं, बड़े लोग क्या बहाने बनाते हैं, या उन्होंने कभी कोई बहाना बनाया हो, अपने बचपन उन्हें याद आ गया हो। वैसे जहाँ ठंडे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड जैसे, और भी कई जगह जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ जाकर पता चलता है कि जब हमें कहा जाता है कि आप नहाइए तो लगता है कि कैसे नहाया जाए। तो आप अपने विचार हम तक पहुंचाएं। कोई उदाहरण, ऐसी कोई आपकी जिंदगी में ऐसी कोई बात हुई हो जब आपको लगा हो कि आप नहाना नहीं चाहते थे और आपको नहाना पड़ा। वैसे तो रोज ही नहाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है नहाना, लेकिन फिर भी अगर मौसम की बात है, ठंड की बात है, बुखार हो जाए, कई बार हम बीमार हो जाते हैं, तो हम नहाना नहीं चाहते हैं। तो जब तक श्रोता हम तक संदेश पहुंचाते हैं, हम एक गाना पहुंचा देते हैं उन तक। बिल्कुल।
चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चलते गिरा है, तू न चलेगा तो चलते मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, वही ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हाँ, तो चंचल चलना ही जीवन है और कहते हैं चलती का नाम ही गाड़ी है ना? बिल्कुल सही बात तो चलते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा कि हमने कहा कि कई बार आप बिना सोचे समझे कुछ संदेश भेज देते हैं, आपके संदेश कहां से कहां चलकर कहां पहुंच जाते हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे किसी भी तरह के संदेश जो हमारे पास आए हैं उन्हें फॉरवर्ड करना हो सकता है कि हमारे लिए ही खतरनाक साबित हो जाए। इसीलिए कोई भी मैसेज, चाहे वो हमारे दोस्त ने भेजा है, किसी परिजन ने भेजा है, हमें दफ्तर से मिला है, कहीं से भी, उसके बारे में थोड़ी बहुत सच्चाई तो हमें पता कर ही लेनी चाहिए। उसके बाद ही आप उसे फॉरवर्ड करें, है ना? तो ऐसी कई घटनाएं हैं चंचल जो सामने आती रहती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में या व्यक्तिगत या फेसबुक पर या एमएमएस है या मैसेज भेजने वाले के मामले में कई बार जो है ऐसे विवाद भी हो चुके हैं। तो कुछ लोग जो है इस मामलों में, इन संगीन मामलों में सजा भी भुगत चुके हैं। तो बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है, और जानबूझ के भी गलती करने वाले लोग होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे अनजाने में भी गलती कर देते हैं, और इन गलतियों से समाज की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है और फिर ऐसे में कानून को सामने आना पड़ता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि सजा लोगों को होती है तो वो इसी तरह होती है। इसीलिए थोड़ी सी सतर्कता अगर आप बरतेंगे तो आप
सजा से भी बचे रहेंगे और बिना बात जो व्यवस्था बिगड़ जाती है समाज की, देश की, आपको बचा पाएंगे। जी। तो बहुत सारे अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पर दिन भर हमें कई संदेश प्राप्त होते हैं और हम में से क्या होता है, अधिकांश लोग इन आने वाले मैसेज या वीडियो को बिना सोचे समझे बड़ी तेजी से फॉरवर्ड कर देते हैं। हमें लगता है कि हम ये श्रेय ले लें कि हमने इसको भेजा, हमने इसको भेजा, है ना। हमें इस बात की बड़ी खुशी होती है, जबकि ऐसा करने से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में अच्छी तरह से समझने के बाद ही किसी भी तरह का कोई भी मैसेज हो उसे फॉरवर्ड करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम तकनीकी रूप से अगर इतने सक्षम नहीं है कि इन बारे में जांच पड़ताल कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं जितनी भी सोच समझ हमारी होती है वो सूझबूझ हमें ये बताने पे कई बार इशारा जरूर करती है कि ये बात सच हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इस बारे में अपने दिल की भी सुने और फिर भी अगर आपको कहीं लगे तो आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो तकनीकी सूझ समझ रखता है तो उससे बात कर सकते हैं। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, इसका नाम बहुत सुनने में आता है। एआई का इस्तेमाल करके इस तरह के संदेश बना लिए जाते हैं ना, जो आपको भ्रामक स्थिति में ला देते हैं कि सच्चाई है या गलत है। ऐसे ही एक खबर मुझे भी हाल ही में किसी ने सुनाई कि सिर्फ खिड़की पर खड़े होकर अपने मोबाइल से एक सेल्फी लिया, पीछे बैकग्राउंड कुछ नहीं था, लेकिन जब एआई का इस्तेमाल करके वो एक वीडियो उन्होंने बनाया तो उसमें कुछ इस तरह का दिखाया गया दृश्य जहां पर कुछ खतरनाक जंगली जीव जो हैं उनके पीछे हैं। बिल्कुल। तो ये संदेश फॉरवर्ड हो गया कि भाई इस तरह से लोग, जंगली जानवर है वो रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं। और इस तरह से फिर वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन पर एक्शन लिया गया, तो उनको आकर सफाई देनी पड़ती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एआई का इस्तेमाल करके लोगों को के साथ भ्रामक स्थितियां पैदा की जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हाल ही में ऐसे कुछ और भी उदाहरण हमने पढ़े हैं, सुने भी हैं लोगों से। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, इस तरह की सूचना भी आती है कि अरे ये बच्चा खो गया है, इसे कहीं देखा है तो बताइए, इसके माँ बाप के नंबर ये है, वहां तक इसका पता पहुंचा दें। इस तरह की खबरें भी आती है और हम क्या करते हैं भावुकतावश, अरे किसी का बच्चा खो गया है, और हम उस भावना में आकर हम उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर पता लगता है किसी ने हमें बताया कि अरे तो 3 साल पुराना संदेश है जिसे आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह की जो खबरें होती हैं, भ्रामक खबरें हैं, इनका पहले सत्यापन कर लीजिए कि कहां से आई है, क्यों आई है, कैसे आई है, और हमें इसको आगे करना भी है कि नहीं करना है, उसके बाद ही कोई संदेश आप फॉरवर्ड करें। कुछ स्थितियों में ऐसा भी देखा गया, जैसे मुंबई में बारिश होती है जब भी, तो भले थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन किसी ने अगर कह दिया कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, आपने कहीं न्यूज चैनल नहीं देखा, कोई अखबार में खबर नहीं पढ़ी, लेकिन किसी ने कोई पुराना वीडियो भेज दिया और बताया कि इतनी तेज बारिश है और ये स्थिति है। बाद में पता लगता है कि ये 4 साल पहले की मुंबई की बारिश का है या किसी भी क्षेत्र की। बिल्कुल सही कहा। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी फोटो हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, वो किसी को बहकाने के लिए भी भेजे जा सकते हैं और उनमें दिखाया गया कंटेंट जो है हमेशा सच नहीं होता है। अगर खबर सच्ची होगी तो जरूर वो किसी न्यूज चैनल से, रेडियो से या फिर अखबारों से आपको दिखाई देगी, सुनाई देगी या पढ़ने में आएगी, लेकिन ऐसी अगर नहीं आती तो उसे आप फॉरवर्ड नहीं करें। बिल्कुल। और हमें मिलने वाले संदेशों या फिर वेबसाइट के लिंक में कई बार स्पेलिंग की भी गलतियां हो सकती हैं, तो हो सकता है कि उनमें जो खबरें हैं वो भी झूठी हों। तो ये जो संकेत हमें मिलते हैं, इन्हें हमें समझना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा हम इस्तेमाल करेंगे अपने विवेक का, इन संकेतों को समझ लेंगे, तो इसकी वजह से जो हमारे साथ आगे नुकसान हो सकते हैं या कुछ गलत परिस्थितियां हमारे साथ पैदा हो सकती हैं, हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, उनसे हम बच सकते हैं। यहाँ तो हमें एक विवेक लेना होगा कि हमें अंतराल का समय हो गया है और एक छोटा सा अंतराल लेना है। तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। हाँ, और मंदाकिनी जी देखिए ना, देश में जो इंटरनेट की बढ़ती कनेक्टिविटी है, जहाँ हमारे जीवन को वो आसान बना रही है, ऐसी जो झूठी या गलत खबरें होती हैं, इनके चक्करों में वो कह सकते हैं कि नुकसान का कारण भी बन जाती है। तो चलिए और बातें हम करेंगे इस विषय पर, लेकिन पहले गीत सुन ले। जी।
अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। मोहब्बत का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो, पूछो ना मोहब्बत का असर हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू, हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू। भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना। तो चंचल, इन बातों का ध्यान रखना है कि कोई अफसाना नहीं बने, है ना? बिल्कुल, क्योंकि छोटी सी बात का अफसाना बहुत जल्दी बन जाता है और ये अफसाना हमें कहीं खतरे में ना डाल दे, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो हमारे श्रोता भी ध्यान से बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें लिखकर भेज रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गलत या भ्रामक जानकारी को फॉरवर्ड करने से बचें। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत सूचना दूसरों को गुमराह कर सकती है और सोशल मीडिया पर अफरा तफरी फैला सकती है। इसके अलावा कॉल या SMS फॉरवर्डिंग का भी दुरुपयोग किया जा सकता है। किसी भी तरह की पर्सनल बातें सोशल मीडिया पर अगर आती हैं तो आप उनको अच्छे से पढ़ लें, लेकिन आगे क्या कहना चाहते हैं कि आपका एक संदेश किसी भी घर परिवार में या समाज में अराजकता फैला सकता है। बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिख रही है कि मोबाइल जो टेक्नोलॉजी के युग में किसी को संदेश भेजना इतना आसान हो गया है कि पल भर में यहाँ से वहां मैसेज पहुंच जाता है। शुभेच्छा मैसेज भेजने और रिसीव करने तक तो सब अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे संदेश हैं जो देश हित या व्यक्तिगत हित के विरुद्ध होते हैं, तो उसे सीधे फॉरवर्ड करने से अपने आप को बचाएं। पहले उस मैसेज को ध्यान से पढ़ें, गौर करें कि सही भी है या नहीं। सत्यापन करने के बाद ही उसे भेजना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही भेजे गए ये जो संदेश है वापस नहीं लिए जा सकते। निश्चित समय अवधि में इसे डिलीट कर देना चाहिए। इसलिए जब बड़ी देर हो चुकी हो तो भी फिर संभव नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखें। हमारे एक श्रोता ने थोड़ी सी जानकारी इस बाबत दी है कि किसी भी तरह के संदेशों को, जिस खबर को आप पूरी तरीके से जिससे वाकिफ ना हो, तो उनको फोन पर भेजने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अपने पाइप को साफ कीजिए और इसके जो फैक्ट हैं उन्हें जांच लीजिए। इसके लिए एक वेबसाइट आती है, PIB साहब की वेबसाइट। अगर आपको पहले भी कोई संदेश मिलते हैं तो उस वेबसाइट पर जाकर इसके फैक्ट्स के बारे में आप चेक कर सकते हैं कि ये सच है या नहीं। और संदेश किसी को भी भेजिए मत, ये चीज करना जरूरी नहीं है। और मीडिया पर बहुत सारे फर्जी ट्रेंड भी चल रहे हैं, तो
इसके लिए आप थोड़ा सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के डिजिटल युग में हम रोजाना सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर सैकड़ों संदेश देखते हैं, साझा करते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी संदेश फॉरवर्ड करना कई बार गलत सूचना फैलाने जैसा हो जाता है, अफवाह फैलाने वाला हो जाता है। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएं, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि संदेश फॉरवर्ड करने से पहले एक बार आप ठहर कर सोच लें। बिल्कुल सही बात आगे है। भी लिखते हैं कि संदेश की सच्चाई जांचें, क्या ये विश्वसनीय है और तथ्य है, फोटो है, वीडियो है, असली है, और फर्जी खबरें हैं जो फेक न्यूज होती हैं वो अक्सर भावनाओं को भड़का देती हैं। अफवाह और डर फैलाने वाले का जो संदेश होता है वो नहीं फैलाएं, और कई बार समाज में ऐसे जो संदेश हैं वो तनाव भी पैदा कर देते हैं। जी मंदाकिनी जी, और इसीलिए सोशल मीडिया आधुनिक तकनीक का संचार का अच्छा माध्यम है, लेकिन इसका जो दुरुपयोग हो रहा है इसे हम मिलकर ही रोक सकते हैं। और कुछ चीजें कई बार हमें दिखाई नहीं देती हैं, और कई बार बिना रोक टोक के इस तरह से अपने मनचाहे विचार हम शेयर कर देते हैं। इसमें बहुत सारी बातें जो हम शेयर करते हैं ना वो बेबुनियादी होती हैं, और ये समाज पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर बहुत गलत असर डाल रही हैं। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गलत या भ्रामक जानकारी देने से अपने आप को बचाएं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत सूचना दूसरों को भी गुमराह कर देती है। और सोशल मीडिया में इन दिनों वैसे भी इस तरह की बातें होती हैं, तो कभी कभी किसी की पर्सनल बातें भी होती हैं, इनसे भी आप बचें और अच्छी तरह से उसे पढ़ लें। आपका एक संदेश किसी के घर, परिवार, समाज को किस रूप में क्या दे सकता है, इस बात को जान लें। हमारे श्रोता ने लिखा भी है कि जब उन्होंने कोई गलत संदेश पढ़ा तो वो उनको बार बार लिखती रहीं, और उनसे हाथ जोड़कर उन्होंने विनती भी की कि आप इस तरह की पोस्ट ना डालें, और इस तरह की पोस्ट पढ़ने से कई बार हमारा समय भी बर्बाद होता है, और जो अच्छी बातें हैं उनको पढ़ने से हम वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरह से सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब आपको ऐसा जरा भी शंका हो इस विषय पर, तो आप पहले जानकारी जुटाएं कि ये सच है या झूठ, और उसके बाद ही किसी सूचना का आदान प्रदान करें। और हम आदान प्रदान गीतों का कर लेते हैं जरा सा। मैं नहीं बदली बदले ज़माने
हाँ तो चंचल, भाई संदेश तो हमने बहुत भेज दिए, क्यों ना हम खुद एक बहुत अच्छी जगह घूम कर आए। हाँ मुझे पता है आप फूलों की घाटी पर मुझे लेकर जाना चाहती हैं ना। और ये जो बड़ा खुशनुमा सा मौसम होता है ना सर्दियों का, जब सुबह सुबह के वक्त जब हम किसी बाग बगीचे में जाते हैं तो फूल पत्तियों पर, घास पर जो ओस की बूंदें होती हैं, नरम नरम घास पे चलने का एक अलग मजा होता है। और अगर बात वहाँ बहुत सारे फूलों की हो, मतलब वो घाटियां ही फूलों से लदी हो, तो घूमने का एक आनंद ही अलग होता है। बिल्कुल, तो चले उत्तराखंड की सैर करने चले। बिल्कुल, उत्तराखंड बड़ी प्यारी जगह है, पहाड़ों की वादियों में वहाँ जो सुंदर सुंदर जगह है उनमें से ही एक सुंदर है, फ्लावर वैली से कहते हैं, फूलों की घाटी। सोच लो बहुत ठंड हो रही है वहाँ पे, कुछ इंतजाम कर लिए है ना। बिल्कुल, इंतजाम बहुत सारे करके हम जाएंगे। हाँ तो बताइए फूलों की घाटी के बारे में। ये जो फूलों की घाटी है, जो नेशनल पार्क है, उत्तराखंड के चमोली जिले में बना हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो अपनी दुर्लभ औषधीय महत्व की जो वनस्पतियां हैं और यहाँ के जो फूल हैं उनके लिए जाना जाता है। और इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी इसे शामिल कर लिया गया था। ये पार्क लगभग 87.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो करीब करीब 3,352 से लेकर 3,658 मीटर तक की ऊंचाई पर बना हुआ है। और जुलाई अगस्त के दौरान ये अपने सबसे अच्छे रूप में होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि नाम से पता चलता है, इस घाटी का जो मुख्य आकर्षण है वो है जीवंत फूलों से सजे बहुत ही खूबसूरत दृश्य, यानी आश्चर्यजनक दृश्य जो अंतहीन रूप में फैले हुए हैं। और ये घाटी अपनी खिली हुई हिमालयी अल्पलाइन जैसी दुर्लभ और औषधीय वनस्पतियों के लिए भी बहुत मशहूर है। यहाँ करीब 500 से अधिक दुर्लभ और रंगीन फूलों की प्रजातियां हैं चंचल। और इनमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि ब्रह्म कमल और हिमालयन ब्लू पॉपी यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ हर तरफ धुंधली चोटियों के साथ प्राकृतिक पुष्प जो है किसी बिछे हुए कालीन की तरह, एक खूबसूरत कालीन बिछा होता है ना, लाल और गुलाबी रंग का, वैसा दिखाई देता है। साथ ही ये एशियाई काला भालू, हिम तेंदुआ, भूरा भालू और नीली भेड़ जैसे दुर्लभ जीवों का भी घर है। तो जब ऐसी फूलों की घाटियों में घूमते हैं ना, तो बहुत सारे जो दृश्य हैं, फिल्मी दृश्य, वो भी याद आते हैं। और हम जब जाते हैं ना ऐसी जगहों पर घूमने, तो कई बार उस जगह की खूबसूरती का आनंद लेने की बजाय सिर्फ फोटोग्राफी में हम अपना समय जाया कर देते हैं। तो जब जाएं तो फोटोग्राफी जरूर करें, लेकिन उस दृश्य को देखने का जो अपने अंदर समा लेने का आनंद है, उससे वंचित नहीं रहना। उसे जो महसूस करते हैं हम, फिर वो समा बार बार तो हम नहीं देख पाते हैं ना, हम फोटोग्राफी और सेल्फी लेने में ही लगे रहते हैं। लेकिन फिलहाल हमें एक अंतराल लेना है यहाँ पे। तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। और एक गाना सुने या पहले थोड़ा सा फूलों की घाटी में और सैर कर ली जाए? अरे अभी तो मन कहाँ भरा है, थोड़ा और घूम लिया जाए। चलिए, तो हमारे एक श्रोता ने बड़े विस्तार से इसके बारे में लिखा है कि ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है और 2005 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। और इसकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में उन्होंने बताया है कि समुद्र तल से ये कितनी ऊंचाई पर है, और ये बताते हैं कि करीब 10 किलोमीटर तक में ये घाटी फैली हुई है। और 500 से भी ज्यादा वनस्पतियां और फूलों की प्रजातियां यहाँ पर हैं, जिनमें कुछ खास नाम हैं: ब्राह्मी कमल, ब्लू पॉपी, डेजी, प्रिमुला,
एनीमोन, इस तरह की कुछ घाटियां हैं। वाह। और चारों ओर से बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं, बीच में घास के फैले हुए मैदान हैं और यहाँ पर कस्तूरी मृग, हिमालयी काला भालू, जैसा कि आपने पहले ही हमें बता दिया, और इस तरह के कई हिमालयी पक्षी जो बहुत कम जगहों पर देखने को मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत, उन्हें भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर समा होता है, उनकी आवाजें सुनने का बड़ा मजा होता है। आगे देखिए, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि 1931 में जब ब्रिटिश पर्वतारोहियों द्वारा रास्ता भटक जाने पर इस घाटी की खोज हुई थी और उन्होंने इसे फूलों की घाटी नाम दे दिया था और इसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और यहाँ आने वाले पर्यटकों में भारतीयों और विदेशियों के लिए शुल्क जो है ना, वो भी अलग अलग है। हाँ, है ना? ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत सारी जगहों पर हम जाते हैं जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, वहाँ भी जिस तरह से जो टैक्स लगाए जाते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, तो उसी तरह से जो टिकट की दर है वो भी अलग अलग होती है। और ये खूबसूरत स्थान जो है आमतौर पर जून से अक्टूबर के बीच में खुले रहते हैं। और टिकट की दर से मुझे याद आया, जो कई बार विद्यार्थी आते हैं घूमने फिरने के लिए, उनके लिए भी टिकट दर में बहुत रियायत बरती जाती है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं, कई बार ग्रुप के साथ जाते हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस की तरफ से वो पूरा उनका एक टीम जाती है, तो उन्हें भी रियायत दी जाती है। और हमारे जो श्रोता हैं वो आगे इस जगह के बारे में बता रहे हैं कि अगर यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो निकटतम शहर है जोशीमठ और गोविंद घाट यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है और घांगरिया से 13 किलोमीटर की दूर है। और यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत अच्छा अनुभव भी वो यहाँ से लेकर जाते हैं। यहाँ ये जो जगह है इसका धार्मिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है। अगर आप आते हैं तो यहाँ पास में हेमकुंड साहिब जो कि बहुत एक पवित्र जगह है, ये भी आप जा सकते हैं, यह जहाँ अक्सर श्रद्धालु आया करते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब आपने बात ट्रैकिंग की तो हिमालय यात्रा की एक ऐसी जगह है चंचल जो हर ट्रैकिंग प्रेमी के लिए सपने की तरह है ये, और ये हर ट्रैकिंग प्रेमी के लिए स्वर्ग जैसा माहौल होता है वहां पर जब जाते हैं। और खूब सारे जो लोग ट्रैकिंग करते हैं हमें दिखते हैं, तो पन्ना जैसी घाटियां हैं, लुभावने पहाड़ हैं और रोमांच की कहानियां जब हम सुनते हैं या खुद जाके देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कितना खूबसूरत स्थान है वो जहां हम गए हैं। तो एक गाना सुन ले, फिर आगे और इन घाटियों की सैर पर निकलेंगे। चलिए। झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, झुके जो तेरे नैना, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना, खिलेगी, कली जो खिलेगी तो खुशबू उड़ेगी, छुपे फूल फिर भी न खुशबू छुपेगी। छुपा ले ये फूलों सा मुखड़ा, कहीं तू लगन तेरे मन की तो छुप न सकेगी। उड़ा जो तेरा आंचल, उड़ा जो तेरा आंचल, तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना,
पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, ये तेरी मेरी प्रीत गोरी है बालपन की। झुके जो तेरे नैना। हाँ, तो चंचल मैं देख रही थी कि फूलों की वेली में जब आप घूम रही थी घाटी में, तो आप में नजाकत आ गई और वही गाना जो अभी बजा था, झुके जो तेरे नैना, वो आप पर ही फिल्माया हुआ मुझे लगा। अरे नहीं, अच्छा चलिए हम घाटी की बात कर रहे हैं तो मंदाकिनी जी, तो गोविंद घाट से घांगरिया तक अगर आपको जाना है तो पैदल यात्रा कर सकते हैं, या फिर खच्चर की सवारी भी यहाँ पर उपलब्ध होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो चलने में अगर असमर्थ हैं या बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं, तो वो जरूरी सेवा को ले सकते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से भी आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, और हेलीकॉप्टर से अगर आपको जाना है तो गोविंद घाट से घांगरिया तक एक तरफ की यात्रा ये होती है। और ये घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुंदर वातावरण के लिए जानी जाती है, और यहाँ का जो सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण है वो हेमकुंड साहिब भी है, जो हमारे श्रोता ने भी लिखकर बताया था। और ये एक पवित्र स्थल तो है ही, और बहुत अद्भुत जगह भी है हेमकुंड साहिब। आपने हाँ और कुछ कह रही है। और रास्ते पर झरने, स्वच्छ जलधाराएं, हरे भरे घास के मैदान, पर्वतीय दृश्य, ये मनमोहक चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब भी पूरे रास्ते भर आप यहाँ जाते हैं। और घाटी की अलग अलग समृद्ध जो रंग है, विविध वन्य जीवन है, बिल्कुल हम किसी राजसी रास्ते से होकर निकल रहे हैं, लगेगा। और फिर हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, फोटोग्राफी के लिए रुक जाते हैं ऐसी जगहों पर। आपने हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि फूलों की घाटी जो किंवदंती है इसके लिए कि रामायण काल में हनुमान संजीवनी बूटी की खोज में इसी घाटी में आए थे, और इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और उनके साथी R.L. होड्सवर्थ ने लगाया था, जो इत्तेफाक से 1931 में अपने कॉमेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे, और उनकी बेइंतहा खूबसूरती से प्रभावित होकर, मतलब इतनी खूबसूरत वादी देखकर स्मिथ जो है 1937 में इस घाटी में वापस आए, और 1968 में वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से किताब उन्होंने प्रकाशित करवाई। फूलों की घाटी में भ्रमण करने के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर, जैसा हम बता ही रहे थे, वहाँ ये महीने ज्यादा सर्वोत्तम भी माने जाते हैं। और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब सर्दियां होती हैं, अपने चरम पर होती हैं, तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से ठंड और ज्यादा पड़ जाती है। तो मैदानी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, और खास तौर पर मुंबई में जो लोग रहते हैं जिन्हें ठंड की बिल्कुल ही आदत नहीं होती है, वो जब जाते हैं तो वो उस कड़ाके की ठंड को कई बार सहन भी नहीं कर पाते हैं। हमारे एक श्रोता लिख रही है कि उत्तराखंड एक बहुत ही अच्छा पहाड़ी स्थल है, मेरी फेवरेट जगह है। हालांकि मैं कभी नहीं गई हूँ, लेकिन इस जगह के बारे में सुना बहुत है। तो मेरे इस जगह के बारे में इतना ही कहना है कि ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, चाहे ये फूलों की घाटी हो या बहुत ही सुंदर जगह हो, मैं जाना चाहती हूँ। तो आप जाइए और पता लगाइए कि कैसी है उत्तराखंड जगह, और जो भी हमारे साथी जाना चाहते हैं उनके लिए हम बता दें कि हरिद्वार ऋषिकेश बेस कैंप से निकटतम रेलवे स्टेशन है यहाँ का, और निकटतम हवाई अड्डा है, अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हैं तो वो है जॉली ग्रैंट हवाई अड्डा, जो ऋषिकेश से करीब 21 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आप रेल द्वारा भी जा सकते हैं, हवाई यात्रा भी कर सकते हैं, और अगर आप पहाड़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते देखना चाहते हैं तो आप जरूर अपने वाहन से, निजी वाहन से या बस से भी जा सकते हैं। जहां तक हम आपसे कहेंगे कि निजी वाहन से तभी जाइएगा जब आपको वहां की ड्राइविंग आती हो जी। उसके बगैर जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि जाएं और किसी ड्राइवर को लेके जाएं, है ना, या फिर जो वहाँ वाहन चलते हैं उनमें जाएं आप, तब आपकी यात्रा भी आनंदमय रहेगी और बहुत ही मंगलमय यात्रा होगी। और बस ऐसी वादियों में आप जरूर अपनी यादें कुछ बनाकर आइए, आनंद लीजिए उनका, और उन यादों के साथ आप थोड़ी सेल्फी कर जो होती है वो हमारी यादों का हिस्सा होती है। हाँ, वो तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है, है ना। ये तो चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, और आप गीत सुनना चाहती हैं? हाँ, पहले गीत सुनकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो पहले गीत सुन लेते हैं।
हाँ तो चंचल, आज के दिवस की बात करें अगर हम, तो आज क्या है बताइए? भाई आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है ना। और अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन जो दिवस है वो प्रतिवर्ष यानी आज के दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया है। और ये दिन 16 दिवसीय सक्रियता अभियान की शुरुआत भी है, जिसका समापन जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस के साथ में ये संपन्न होता है। 7 फरवरी 2000 को आधिकारिक तौर पर 25 नवंबर का दिन था, वो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चुना गया। और इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग गतिविधियों का आयोजन भी किया जाए, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। बिल्कुल सही कहा। और यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाता है। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की जो हिंसाएं हैं उनको समाप्त करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज बिल्कुल ये समय आ चुका है कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो भी अपराध है या हिंसा के मामले जो दिखाई देते हैं उन्हें समाप्त करने के लिए, कार्रवाई के लिए सभी को प्रेरित किया जाए। और इस दिन का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसको पूरी तरह से समाप्त करना है। इसके साथ ही महिलाओं के संदर्भ में होने वाली हिंसा को रोकना, पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा करना, उन्हें सहायता प्रदान करना और जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध मुकाबला करना या मुकदमा चलाना जरूरी हो जाता है। इसका उद्देश्य है। और जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में और महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को रोकने और उसका मुकाबला करने में हर देश को अपनी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। ये भी इस दिन का जो है उद्देश्य माना जाता है। वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। ना जुल्म का निशान है, ना गम की दास्तां है, हर कोई जिसको समझे वो प्यार की जुबान है। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। उल्फत की रागनी में, मस्तानी बेखुदी में खो जाएंगे ये दो दिल कोई सी चांदनी में। फिर क्या करेगी दुनिया, जल जल मरेगी दुनिया, तारों में दो सितारे देखा करेगी दुनिया। दुनिया वालों से दूर, जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, कहीं दूर, कहीं दूर। वही ठंड चल रही है और नहाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ना नहाने के बहाने तो बचपन में हुआ करते थे, बाद में जिम्मेदारियों के रहते तो बहाना बनाना शायद याद ही नहीं रहा। और अब तो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जल्दी नहाने के बाद पूजा करके मानो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और जिस दिन थोड़ी सी आलस होती है उस दिन नहाने में देर भी हो गई तो सारे काम देर से होते हैं। और
सब अच्छे से हो भी नहीं पाते। इसलिए बिना बहाने के सही समय पर नहाना ही सही है। पहले हमने बहुत बहाने बना लिए जो अब हमारे बच्चे कर रहे हैं। अरे आज मम्मी सिर्फ मुंह धोकर ही काम चला लेते हैं, ठंड का तो हमें पता नहीं, और इस तरह से बहुत सारी शरारतें बच्चे अक्सर किया करते हैं। सही कहा आपने। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों में वैसे तो बिना रोज नहाए काम चल सकता है और बहाने भी बच्चे खूब लगाते हैं, पर मुझे अपना बचपन याद आ गया जब छुट्टी वाले दिन नहाना पड़ता था और तो रात को नींद नहीं आती थी कि सर्दी में माँ कैसे रगड़ रगड़ कर नहलाएगी और माँ फिर गर्म दूध में मेवे डालकर देती थी ताकि सर्दी न लगे। लेकिन शादी के बाद किसी ने दूध क्या चाय भी नहीं दी। सर्दी में रोज न भी नहाओ, पर अगर आप एथलीट हैं या धूल मिट्टी वाली जगह पर काम करते हैं तो आपके लिए रोज नहाना बहुत जरूरी है। और ऐसा न करने से पसीने और गंदगी के कारण स्किन पर बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाते हैं जो आगे चलकर स्किन इन्फेक्शन, रैशेस, दाद और खुजली जैसी समस्या का कारण बन जाते हैं। ये बात मुझे सुनकर याद है कि वाकई में संडे के संडे जब बच्चे बाकी दिन में नहीं नहाते हैं तो हर रविवार को मम्मियाँ घिस घिस कर छोटे बच्चों को नहलाती हैं और बच्चे शोर करते हैं बाथरूम से जो आवाजें आती है बाहर तक। हमारे श्रोता ने लिखा है, बचपन में सर्दियों के दिनों में नहाने की बात, तब स्कूल 10 बजे से हुआ करता था तो हमें 8 बजे तक नहा लेना होता था। आंगन में कोयले पर, चूल्हे पर एल्यूमिनियम के बड़ी सी डेगरी में सारा दिन पानी गर्म होता रहता था और उस पानी से हम नहाया करते थे। पर गर्म पानी से नहाना भी कठिन काम हुआ करता था और बहुत दफा पानी हाथ पैर पर डालकर छोटे से छींटे उड़ाकर दीवारों को भिगाकर मुंह से आवाजें निकालते हुए हम बाथरूम से बाहर निकल जाया करते थे कि नहा लिया है, नहा लिया है। पर हमारे गार्जियन पहचान जाते थे, बोलते थे कि नहाया है कि कौवा नहान किया है। भैया इसमें माहिर था, बाल को भिगो लेता था, हाथ मुंह धो लेता था। पर बड़े तो बड़े हैं, पहचान जाते हैं। इतवार के दिन सभी के धूप में बैठाकर शरीर में सरसों तेल की मालिश की जाती थी और झावा से रगड़ रगड़ कर मैल छुड़ाया जाता था। तब ऊपर से नारियल तेल और अन्य तेल लगाए जाते थे और मॉइस्चराइजर का तब चलन नहीं होता था। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सर्दी में न नहाने के बहाने तो अब इस उम्र में नहीं कर सकते। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नहाना जरूरी है। वो बचपन का जमाना था जब ठंड लगने के बहाने नहाने से बचना अच्छा लगता था, लेकिन माँ के हाथों बचना तब भी मुश्किल होता था। बिल्कुल सही बात है। माँ बिल्कुल पहचान लेती हैं कि आप नहाकर सचमुच आए हैं या झूठ बोल रहे हैं। कई बार तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमें ठंड लग जाएगी। ऐसे हमारे श्रोता ने लिखा है कि ना नहाने का बहाना, ये विषय बहुत अच्छा है और बहुत मजेदार भी है। आज जब ठंड आ गई है, हम में से ज्यादातर सर्दियों में ना नहाने का एक ही बहाना मानते हैं कि अभी आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आज बदन में दर्द है, रहने दो, आज नहीं नहाते हैं। या तो फिर दूसरा बहाना है कि पानी बहुत ठंडा है, छोड़ो ना, सिर्फ मुंह ही धो लेते हैं, नहाते नहीं है, इतने ठंडे पानी से कौन नहाएगा। और ये सारे बहाने ज्यादा बड़े होते हैं। सर्दियों में ना नहाने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 दिन तक ना नहाने के लिए बहाने मारते रहते हैं। तो एक दिन कई बार चल जाता है, लेकिन बहुत दिन अगर आप नहीं नहाएंगे तो जैसे आपने बताया था कि शरीर में बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनसे बचना बड़ा जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है नहाना। यहाँ तक कि कई बार हम सुस्त भी होते हैं और जब नहा लेते हैं तो आपने देखा कितने एक्टिव हो जाते हैं, एकदम स्मार्ट, चुस्त दुरुस्त हम महसूस करते हैं। तो नहाना बहुत जरूरी है। वहीं कुछ लोग होते हैं जो 12 महीने ठंडे पानी से नहाते हैं, ठंडी हो गर्मी हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 12 महीने हल्के गुनगुने पानी से भी नहाते हैं। तो आप अपने शरीर का ध्यान रखें कि आपको किस तरह का पानी सूट करता है, उसी हिसाब से आप नहाएं, लेकिन रोज नहाएं। कभी कभी
तो चंचल, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, तो मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत से ही देना चाहिए। तो हमारे श्रोता भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमें भी उनसे बहुत प्यार है, और ये प्यार सदा बरकरार रहे, यही हम चाहते हैं। बिल्कुल। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम और बातें करें, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।